for all the infotainment across digital content. Subscribe to Digital Commentary. देखो वे तुम सारे जितने भी सुन रहे हो, डिजिटल कमेंट्री करके एक है चैनल, सब्सक्राइब कर लो उसको, वरना पिछवाड़ा व्यक्ति लात मारेंगे, सूझ सूझ के आलू बुखारा हो जाएगा, समझे। फैमिली ने बोला था कि भैया एमबीए कर लो। मिर्जापुर 2 जो है वो जो लास्ट मुझे पता है वो पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में था और आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक था वो, बट अब पता नहीं उसका क्या स्टेटस है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वेलकम टू डिजिटल कमेंट्री सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और बहुत बहुत बधाई सर, आपके इतने सारे शोज हिट है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। आप इनसाइड एज, जामतारा की बात करें या मिर्जापुर की बात करें सर, हर जगह मैंने एक चीज कॉमन देखी है कि हर एक शो में आपके हाथ में बंदूक होती है और मुझे लगता है अब तक आपने घर पे भी एक रख ली होगी। तो मैं एक डिस्क्लेमर देके शुरू करना चाहता हूँ सर, अगर मैं कुछ उल्टा सीधा गलत बोल दूं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, आपका जो मन है आप बोल सकते हैं। और एक बड़ा अच्छा वेपन होता है दूसरे इंसान के पास, नो कमेंट्स बोलने का। वो मैं इस्तेमाल डन है सर, डन है सर। वो मैं इस्तेमाल कर लूंगा जब भी मेरे को मन चाहेगा जी। मैंने कभी भी किसी भी रोल को ना बंदूक की वजह से नहीं किया, तो वो मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा कि ये इंसान कौन है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो बदमाश हो। और हर इंसान की लाइफ में ना बहुत सारा ग्रे होता है। हम लोग बिल्कुल आजकल की दुनिया में थोड़ा आर्ट ऑफ लिविंग और ऐसे जीना चाहिए वैसे जीना चाहिए के चक्कर में सारा टाइम खुश रहो, हंसते रहो। तो मैं थोड़ा इन सब चीजों से अलग उठ के कि छोटी छोटी चीजें की मतलब कि क्या करता होगा क्या नहीं करता होगा, ऐसे क्यों हो गया। क्योंकि हम सब अगर अपनी लाइफ देखें तो हम जो भी हैं वो एक हम लोग प्रोडक्ट हैं अपने एनवायरनमेंट। अब वो एनवायरनमेंट अगर आप किसी चीज को प्ले कर रहे हो तो एनवायरनमेंट ढूंढना ज्यादा जरूरी। बिल्कुल। लेकिन ये सब ज्ञानी बातें ये सब ज्ञानी बातें तो कर ली मैंने, बट यार अंदर से तो मन कर रहा है कि ये सब बंदूक से कोई बाहर निकाले मुझे और कुछ और दे, क्योंकि मैं तो काफी और चीजें भी करना चाहूंगा और एक्सप्लोर करना चाहूंगा। हम लोग एक्टर हैं यार, एक चीज में बनते हैं तो फिर बोरियत होने लग जाती है, यू नो। आप जब ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और इसको प्ले करने के बाद आप पे असर पड़ता है, जिसको मतलब ऐसा कोई ट्रेट रह गया उसको छोड़ने में दिक्कत होती है? यार मुझे सुपरफिशियली अपने दिमाग को तो मैं ये बोलता हूँ कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला मामला है। ओके 100% असर पड़ता है यार। अब वो बात ऐसी है कि आप बाहर घूम रहे हो हवा में, ठीक है ना, आप पहाड़ों की ताजी हवा में घूम रहे हो और आप बम्बई की हवा में घूम रहे हो, हवा तो दिख नहीं रही है लेकिन असर तो पड़ता है ना यार। तो वैसे ही अगर आप जो भी आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है अगर आप उसको एक्ट आउट भी कर रहे हो तो मतलब मेरे हिसाब से जब आप कुछ एक्ट आउट कर रहे हो तो लगना नहीं चाहिए कि एक्टिंग कर रहे हो। एक्टिंग उसी को कहते हैं। तो जब आप ऑनेस्टली कोई चीज पोर्ट्रे कर रहे हो इसका मतलब आपके अंदर से ही आ रही है ना। क्या आप इस कैरेक्टर को जीने लगते हैं कुछ दिन के लिए? क्या आप जैसे देवेंद्र मिश्रा करते हैं तो डू यू स्टार्ट बिहेविंग बॉसी और डू यू स्टार्ट बुलिंग पीपल? देवेंद्र मिश्रा जब मैं कर रहा था मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट देवेंद्र मिश्रा ही था। क्या बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते थे जी और बट क्या है कि वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। काफी बार बहुत कुछ ज्यादा ही हो गई चीजें। बट चक्कर ये है कि वो अगर मैं ये बोल के लोगों को मना लूं कि अरे यार मैं तो ऐसे ही कर रहा था, मैं तो कैरेक्टर में था, तो क्या है कि वो प्रिज्म जो आपने बनाया होता है ना अपने दिमाग के लिए, हाँ, तो वो टूट जाता है। वो टूट जाता है तो फिर आप वो कुछ कह भी नहीं सकते। बिल्कुल और कहना भी नहीं चाहिए, बाद में समझा देना चाहिए, सब समझ जाते हैं। सर आपके बचपन की बात करते हैं सर, आप कानपुर से हैं, यूपी से, तो बचपन कैसा था तब? आप कब आपने डिसाइड किया एक्टिंग करनी है? और कानपुर में ऐसे इन्फ्लुएंसेस थे, कानपुर की रामलीला होती है परेड ग्राउंड में, काफी फेमस, आप जाते थे देखने? कौन से एक्टर्स द फेवरेट थे? मैं कानपुर में आई थिंक कानपुर से ज्यादा आई थिंक मुझे इसमें डालने वाला मेरी माता जी, क्योंकि आई थिंक उनको पता नहीं कुछ तो दिखा होगा मेरे अंदर यार।
कि झूठ बहुत बोलता है, एक्टिंग बहुत करता है यूट्यूब के क्या बात है। बाद। तो बचपन में आप ऐसे मिमिक्री करते थे घर वालों के या रिलेटिव्स, दोस्त, इन लोगों के? मैं बहुत मिमिक्री करता था यार, बहुत ज्यादा मिमिक्री करता था। मैं क्या कॉमिक्स बात है। बहुत पढ़ता था, कॉमिक्स के लिए पैसे भी चुराता था मैं अपनी माँ के पर्स से, और मार भी खाता था बहुत। लेकिन आई थिंक उनको कुछ दिखा था, तो मुझे आई थिंक शुरुआत करी थी उन्होंने ये सब एलोक्यूशंस, डिबेट्स विबेट्स में डालने की। तो मैं जब पहले पहले बार उसके अंदर गया तो मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं, बहुत छोटे से शुरू कर दिया था मैंने, आई थिंक 6th क्लास 7th क्लास से शुरू कर दिया। जी। तो मुझे मजा आने लग गया था उसके अंदर, क्योंकि तब तक जो है ना पढ़ाई से रुझान थोड़ा कम होने लग गया था, शुरुआत हुई थी। 10 12वीं तक ठीक ठाक नंबर आए थे, बट आई थिंक 7th के बाद से ना मेरा थोड़ा खत्म होने लग गया था। तो वो हम्म। टीनेज वीनेज आ गया और ये वो, तो कुछ हम्म। और चीजें दिमाग में चलने लगी। तो क्या है, अटेंशन बहुत मिलता था ना इससे यार, ये सब तालियां बज रही बिल्कुल हैं, पूरा बिल्कुल। स्कूल पूरा पूरा स्कूल हाँ। सुन रहा है, फिर इंटर स्कूल डिबेट हो रहा है, फिर इंटर हाँ, स्कूल एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, ये वो हो रहा है, तो मजे आने लग गए। फिर तो आप ऑब्वियसली पॉपुलर पॉपुलर थे स्कूल में आप हाँ, कंप्लीटली? स्कूल में काफी पॉपुलर था। आई थिंक अब मैं अगर उसको सोचूं या हम्म। उसका एनालिसिस करूं, तो घर जो उस टाइम पे जो घर होते थे ना, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे यार, एकेडमिकली ओरिएंटेड ज्यादा, जी। कि ये पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, वरना ये हम्म। कुछ नहीं रखा है एक्टिंग में, ये वो। तो मुझे आई थिंक वहां से एस्केप अच्छा मिलता था, जी और जी। वो सारी चीजें आप कर सकते थे जो कि आप रियल लाइफ में नहीं बोल सकते या नहीं कर सकते, और बिल्कुल। आप वो ट्राई कर सकते थे चीजें स्टेज पे हम्म। आर्ट के नाम पे। बट वो स्कूल तक ही रहा यार थोड़ा, फिर मेरे माँ बाप, स्पेशली मेरी माँ जो है घबराने लग गई कि कहाँ इसको डाल दिया, ये तो यही निकल गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी इसने। और फिर मैं कॉलेज गया दिल्ली। जी। कॉलेज में 1 साल बहुत बोर हुआ मैं, क्योंकि मैं एक्चुअली कानपुर में क्या था कि थोड़ी रंगदारी ज्यादा चलती है वहाँ पे, रंगबाजी जो कहते हैं जिसको। रंगबाजी। हाँ। तो अगर आप वैसे नहीं हो, तो आप बहुत आउटकास्ट हो। तो ओके। हमारी मॉम ने, मेरा छोटा भाई भी है, और हम दोनों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखती थी इस सब एनवायरनमेंट से। हम्म। और जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे, वो था ही ऐसा रंगबाजी का मोहल्ला था। सड़क में बच्चे घूम रहे हैं, ये सड़क की लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं अपने बैल्कनी में खड़े होकर देखता रहता था कि यार ये सब कब करना है यार ये। फिर आई थिंक जब टीनेज ने हिट किया, तो थोड़ा रिबेल भी हो गया मैं, तो फिर नीचे घूमने फिरने लग गया तो उधर। तो आई थिंक वो सब देखते हुए मेरी माँ ने कहा कि यार ये तो एक तो ये भी करने लग गया, सड़क छाप हो गया ये, और फिर अब ये एक्टिंग में चला गया है, हाँ। तो अभी ये तो गया है, तो ये तो मैंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली टाइप से। तो उन्होंने दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में जाके थोड़ा संभला, क्योंकि मेरे से भी बड़े रंगबाज थे वहां पे दिल्ली में। ऊपर से मैं जानता नहीं था किसी को वहां पे, तो वो मतलब कुनबा नहीं था, कम्युनिटी नहीं थी वहां पे, और अकेला था थोड़ा। तो बहुत बोर हुआ मैं पहले साल, पढ़ाई वढ़ाई में मन तो लग नहीं रहा था वैसे भी। फिर बैरी जॉन जी साहब का एक ग्रुप हुआ करता था, थिएटर एक्शन ग्रुप। जी। थिएटर एक्शन ग्रुप जो है वो उस साल में ना रिवाइव हो रहा था। आई थिंक ये कुछ 1994 की बात है, हाँ ओके। 1994 की बात। तो वो मैंने ऐड देखा था पेपर में, अपने एक पड़ोसी दोस्त से पूछा था कि ये कौन है, तो उसने तो ऐसे देख के मेरी तरफ स्माइल किया जैसे कि बहुत बड़ा गंवार हूँ, मैं बैरी जॉन नहीं जानता। मैं इनफैक्ट एक्चुअली जानता वो ही भी नहीं था, मैंने तो दिल्ली में रह के। वो भी दिल्ली में। तो खैर मैं वहां गया, और वहां पे यार कुछ अलग ही दुनिया थी वो, और आई थिंक उसी दुनिया की तलाश थी मुझे। वहां पे सारे इंग्लिश टाइप के लोग यार, मतलब लड़कियां लड़के ये वो, दिल्ली में पले बड़े, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग। और जॉन बॉन जोवी और ये सब वैम वैम ये सब चलता था उस टाइम पे, उस तरीके के गाने वाने ये वो। अरे यार यही तो सीखना था यार। तो वहां पे बड़े मजे आने लग गए थे। फिर 3 4 साल उनके साथ काम किया, जी। और उसके बाद तक मेरी माँ का जो है ना थोड़ा ब्लड हम्म प्रेशर बढ़ गया था कि अब तो ये गया। हम्म। तो फिर यार वो सारी बातें शुरू हो गई, फॉल बैक प्लान वाली, क्या तो करोगे अगर नहीं बन पाए। ऐसा क्यों होने लगा तो सर? क्या ये था बात नहीं मेरे हुई? को अब जी। समझ में, अब मेरे को समझ में आता है कि ऐसा क्यों आया होगा उनके दिल में। क्योंकि उनको मेरी जब भी बात होती थी उनसे, अब तो वो खैर बहुत ही कूल है सब लेके, जिस भी चीज में मैं हूँ,
जी। बट उनसे जब पहले मैंने यही क्वेश्चन पूछा था जो आपने पूछा मुझसे, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे को लग रहा था कि थोड़ा ऑलराउंडर टाइप बनना चाहिए इंसान को, अच्छा, तो पढ़ाई अच्छा, भी अच्छा। करे ये भी करे। हाँ। तो तुम तो उधर ही घुस गए, तुमने हुँ, एक पूरा एक सेगमेंट ही छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई के, वो तो ऑब्वियसली यार मिडिल क्लास फैमिली, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। मिडिल मिडिल क्लास भी नहीं, थोड़ा लोअर हुँ, रंग हुँ। पे, बॉर्डर लाइन पे आप रह रहे हो, और हुँ, बहुत हुँ। बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं, और उन उस सारे रिसोर्सेज में आपको अपना बेस्ट करना है लाइफ के प्रति, जो भी आप कर सकते हो। जी। तो अब उन्होंने उनके एक्सपीरियंस से वही चीजें उनको ठीक लगती होंगी, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा कुछ गलत कर दिया। सोच तो भले के लिए रहे थे, बट ये समझ में आ पाना एक ऐसी फैमिली को या ऐसे पेरेंट्स को जिनका मतलब इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए भी यार। सर आपने मतलब ग्रेजुएशन के बाद आप मेलबर्न चले गए पढ़ने, तो ये भी हम्म, फैमिली से ही था? फैमिली ने ही बोला था? और क्या आप ये वहाँ जाके आपने फैमिली कुछ ने किया थिएटर का, मेलबर्न में भी? फैमिली ने बोला था कि भैया एमबीए कर लो। जी, ठीक है ना, एमबीए जी, जी, फैशन में था। जी। आजकल तो बेचारे एमबीए घूम रहे हैं गली गली, नौकरी भी नहीं मिलती उनको। इंजीनियर भी। तो हाँ सभी यार, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बाद में आऊंगा कभी, बिल्कुल, जब बिल्कुल, ये बिल्कुल, कोई नहीं। क्वेश्चन पहले अपनी लाइफ में रखता हूँ। वो जी। बड़ी बहुत कमाल की बात है ये, क्योंकि इन्होंने बोला एमबीए कर लो यार, मैंने करा वो जीमैट वीमैट हुँ, सैट हुँ, हुँ। पैट ये सब की तैयारी वैयारी, रियलाइज हो गया मुझे यार कि 2 बार सीए फाउंडेशन फेल कर चुका हूँ मैं। नहीं हो रहा है मुझसे ये, अब ये मुझे ये सब करवा रहे हैं। तो मैंने उन जाके एक विनती करी, मैंने कहा देखिए एक दोस्त है मेरा, और मेरी तरह ही है, मतलब पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा-सा कमज़ोर है वो, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि यार दोनों भाई जाएँगे मेलबर्न में। हाँ, आप जाने भर का खर्चा दे दो, एडमिशन हम लोग अपना यूनिवर्सिटी में करवा लेंगे, वो सब आप देख लेना, अपने मन की इच्छा पूरी कर लो। बाकी हम अपना देख लेंगे, सब कुछ हो गया मेलबर्न। तो इस तरीके से मैं एमबीए करने गया था बाहर। तो जी, मैंने ऑस्ट्रेलिया चला गया था मैं जी, एमबीए जी। करने, 3-4 साल वहाँ पे रहा। तो वहाँ से जब आप आए दिल्ली, फिर आप जॉब करने लगे और कुछ वक़्त तक जॉब भी आपने किया और फिर धीरे-धीरे फिर मैं उस टाइम 97 से लेके कुछ आया था वापस 2001 में, और 2003 तक जॉब, बहुत सारे जॉब वॉब चेंज किए थे, फिर एक परमानेंट जॉब में था, फिर टेक अवे भी खोला जॉब छोड़ने के बाद, फिर थिएटर हुँ, वापस करने लग गया। तो आई थिंक कुछ गुड अराउंड गुड 6 or 7 years आई वाज़ कंप्लीटली अवे फ्रॉम द एक्टिंग वर्ल्ड। बट बहुत कुड़ता था यार, मतलब जब भी बिल्कुल। मेलबर्न में भी कुछ देखता था और जी, अच्छी फ़िल्में देखता था, अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ देखता था, तो लगता था यार अगर मैं करता तो मैं भी कर सकता था। तो थोड़ा कसोट सी मचती थी दिल में, और मुझ आई थिंक वो 6-7 साल जो, क्योंकि क्या है ना कि आपको जो आपकी मनपसंद चीज़, जो आपको कॉलिंग टाइप का कुछ मिल जाता है ना, बिल्कुल, उसको बिल्कुल, बिल्कुल। छोड़ के फिर से अलग जाना हुँ, हुँ, और हुँ। फिर किसी और दुनिया में अपना जमाने की कोशिश करना, वो जमा नहीं मुझसे यार, मैं खुश ही नहीं रहता था। मतलब यंग था, एनर्जी थी, ये थी, वो थी, तो सब में सब निकल रहा था टाइम बढ़िया, बट वो जो एक आंतरिक खुशी होती है ना, वो मिसिंग थी वो। तो वापस जब दिल्ली आया और दिल्ली आके जब जॉब करने लग गया, फिर वो जॉब छोड़ी क्योंकि एक दोस्त से मिला, पुराने थिएटर के दिन से, वो कुछ कर रहा था प्रोडक्शन, तो फिर उसके साथ जुड़ गया मैं वापस। फिर अपना जॉब ही छोड़ दिया मैंने, फिर एक टेक अवे खोल लिया कि मतलब कुछ तो पैसा-वैसा चाहिए खाना खाने-कमाने के लिए, ये होता है। तो वापस आ गई यार वो खुशी। वो जी, जो जी, मिसिंग जी। था ना, वो पूरा हो हाँ, गया वो। हाँ। तो वहीं से मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार ये नहीं छोड़ने वाला, अब इससे दूर नहीं जाऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर कुछ और नई-नई मैं जब आप कुछ सोच लेते हो ना, या आपको आपका रास्ता मिल जाता है, तो फिर वो उसपे चलते-चलते ना वो खुद ही खुलने आपको लग और जाता है बिल्कुल, जगह-जगह, इट अलग-अलग लीड्स चीज़ें यू। दिखा आपको खुद ही और रास्ते दिखाने लग जाता है। तो जैसे बिल्कुल। मेरे मेरे तो मेरे दोस्त हैं, मतलब रणदीप हुड्डा, उस टाइम पे बॉम्बे में अच्छा पैर जमाने में लग गए थे, और लग बन चुका था उनका पैर जमाने। जी, जी। नसीर भाई के साथ काम कर रहे थे, रामू की एक फ़िल्म में लीड रोल करने वाले थे। हुँ, तो जब हुँ। मैं टेक अवे चला रहा था तो उनका फ़ोन आया कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, आजा इसमें बढ़िया सा कुछ कैरेक्टर वैरेक्टर रोल जो है वो कुछ फिट करते हैं और हुँ, काम हुँ, करते हुँ। हैं और ये वो।
तो वो मेरा जो है वो बेसिकली स्टेप इन पॉइंट था बॉम्बे आने का। बिल्कुल फिर बिल्कुल। यहीं पे ही बस गया मैं आके फिर आप जब 2004 में सर। मुंबई आए और आपको बहुत जल्दी ही एक फिल्म मिल गई, होप एंड लिटिल शुगर, जो कि इंडियन अमेरिकन फिल्म है, और आप हाँ अनुपम खेर, महिमा चौधरी के साथ एक्टिंग कर रहे थे, प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रहे थे। तो ऐसे जी। वैसे जो मुंबई आते हैं उनको सालों लग जाते हैं, और आपको आते ही मिल गई, तो ऐसा लगा कि इतने इतने सालों का जो वेट था, वो टीवी शो जो आपने छोड़ दिया था, एवरीथिंग हैज कम, लाइक बिकम फ्रूटफुल नाउ, और द डॉट्स आर कनेक्टेड, तो वो फीलिंग आई ये थी उस वक्त? ये फिल्म में एक इसका एक बड़ा प्यारा किस्सा है, वो फीलिंग समझाने से पहले मैं बताता हूँ। जी। वो ये बेसिकली ये रणदीप हुडा ने मेरे को रेकमेंड किया था तनुजा चंद्रा जी को, कि आई थिंक उनका कुछ डेट्स का इशू था तो वो नहीं कर पा रहे थे वो फिल्म, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त है, आप एक बार ऑडिशन कर लो उसको, देख लो कैसा है कैसा नहीं। तो तनुजा जी ने ऑडिशन किया, उनको अच्छा लगा, और वो फिल्म मिल गई। अब वो फिल्म मिली तो मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, मुझे याद है एक शाम को तनुजा जी के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वापस आ रहा था, मतलब लड्डू फूट रहे हैं दिल में, और सिर जो है इतना बड़ा हो गया, छाती जो है फटने वटने वाली टाइप की हो रही थी, कि मतलब ये इतना क्या मेहनत लगती है लोगों को यहाँ पे यार, मतलब इतना क्या चुटकी में हो गई यहाँ तो। हाँ मतलब क्या मेरे को आई थिंक 10-11 महीने हुए थे बॉम्बे में, मैंने ये तो हो गया यार, यही था क्या बस। अच्छा, तो अब शेयर किससे करूं, आई थिंक एक ही दोस्त था रणदीप, और आई थिंक वो भी यहाँ नहीं था, पता नहीं बाहर था, कहाँ था समझ नहीं, याद नहीं मुझे। तो मैंने अपने डैड को फोन किया, मैं अपनी माँ को फोन कर रहा था, तो मेरे डैड ने फोन किया, तो मैंने कहा पापा ऐसा है कि फिल्म मिल गई है और न्यूयॉर्क में शूटिंग है, मैं हीरो हूँ, महिमा चौधरी हीरोइन है, क्या और बात अनुपम है, खेर क्या है, बात और है। और तनुजा चंद्रा जो है वो डायरेक्ट कर रही हैं। अब ये सारे नाम सबको पता थे उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तनुजा जी भी बहुत ही नामी गिरामी डायरेक्टर हैं, और सबको आइडिया है उनके बारे में। तो मेरे डैड ने आंसर किया कि बेवकूफ मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ मुझे, और जब न्यूयॉर्क से फोन करोगे ना तब मानूंगा। एलएसडी कैसे मिली थी सर? वो एक काफी ब्रेक थ्रू फिल्म है आपके करियर में। यार एलएसडी प्योर बाय चांस और बाय ऑडिशन मिली, प्योरली। जी। मैं किसी को नहीं जानता था, और आई थिंक अब तो वो मेरे दोस्त हैं, अतुल मुंगिया थे, कनू बहल थे, वो लोग कास्टिंग में हेल्प कर रहे थे दिवाकर। तो बहुत वो उसमें कुछ किस्सा कहानी नहीं है, वो एक बार बुलाया उन्होंने, ऑडिशन हुआ, कुछ 1-2 घंटे तक वर्कशॉपिंग करते रहे, उसके बाद मैं चला गया। फिर उन्हीं का अपने आप फोन आ गया एक दिन, कुछ 2-1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, कि आप ये वाली स्टोरी कर रहे हैं। मुझे बस इतना याद है कि मैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं एक आर्टिस्ट की लाइफ में ना, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, जो जो कि स्पेशली फ्रीलांसिंग जॉब होते हैं, बिल्कुल। कि आप कि आप ना आप आपका ना ऊपर वाला जो है ना, वो वेट करता है कि कब आप हार मानोगे तो फिर कुछ दे देता है, छोटी सी टॉफी की, अभी नहीं बहुत अभी खूबसूरत बात कही नहीं, आपने। रुक जा ये भी रुक जा। तो वैसा था एलएसडी मेरे लिए। तो मुझे जब मिला था तो मैं तो जमीन से लेके ऊपर तक, छत तक कूद गया था मैं, क्योंकि फिर से वो वही था कि डूबते हुए को तिनके का सहारा टाइप का। तो ऐसे मेरे साथ बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं कि धीरे 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 करके, और मैं यार ये सारी चीजें ना बड़ी मैजिकल होती हैं, क्योंकि जब पहली फिल्म मिली थी ना, तो मैं इतना अच्छा एक्टर था नहीं यार, मतलब मुझे तो अभी भी नहीं लगता है कि मैं कोई बड़ा अच्छा एक्टर हूँ। मुझे तो अभी लगता है कि अभी 1-2 साल से थोड़ा क्राफ्ट मेरा अच्छा हो गया है, बट मैं इतनी ही कोशिश करता हूँ, या इतना ही अचीवमेंट है कि मैं जो भी करता हूँ ना, उसकी ऑनेस्टी सीख गया हूँ, कि जब मैं शॉट दे रहा होता हूँ या स्टेज पे होता हूँ, कि मैं ऑनेस्ट हूँ कि नहीं हूँ, तो वो पकड़ में आ जाता है। पहले क्या, आप उससे भागते रहते थे, आप सिर्फ ग्लैमर के पीछे भागते रहते थे, है ना, बिल्कुल। आप वाहवाही के पीछे भागते रहते थे। अब वाहवाही वाला मामला जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा बैक सीट ले चुका है, वो इतना ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। हाँ मतलब अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है, हम्म। क्योंकि आपने आपने कुछ अचीव करने की कोशिश करी थी जो कि लोगों को अच्छी लगी, समझ में आई,
जी। तो इसलिए अच्छा लगता है, वो इसलिए अच्छा लगता है कि मैं कितना महान हूँ, कितना अच्छा करता हूँ, क्या करता हूँ। और जब भी ऐसे ख्याल आते हैं तो आते ज़रूर हैं, ऐसा मैं मतलब झूठ बोलूँगा कि नहीं आते हैं, आते ज़रूर हैं, लेकिन उधर ही की उधर मारने की ना कैपेबिलिटी बढ़ गई है। बट द क्राफ्ट इज मोर मतलब इम्पोर्टेंट नाउ, बाकी हाँ, सब बाय वही। प्रोडक्ट है। और यार, और क्राफ्ट भी ना वही है, बस वो एक सिंगल शब्द है कि तुमने अगर कुछ शॉट दिया या टेक दिया, क्या तुमको ऑनेस्ट फील हुआ वो जो तुम बोल रहे थे या कह रहे थे या जो महसूस कर रहे थे? अगर तुमको जी, नहीं हुआ है तो फिर से दो, तब जी। तक देते रहो जब तक कि तुम वहां पहुंच नहीं जाओ, ठीक है ना? अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है, कभी कभी समय नहीं मिल पाता वो वहां तक पहुंचने का। वहां पे फिर क्राफ्ट आता है बीच में कि जैसे कि इनसाइड कि एक एक्टिंग होती है इनसाइड आउटसाइड, ठीक जी। है ना? कि आप अंदर से कुछ निकाल के निचोड़ के निकाल रहे क्या हो। ये एक वो होता है है सर, कि माइंड से बॉडी तक पहुंचना, लाइक वर्किंग ऑन द माइंड फर्स्ट एंड देन ऑन द बॉडी? करेक्ट। और एक होता है कि बाहर से अंदर, तो मतलब आप बॉडी को अगर तुमको कुछ मुंह पे पेन दिखाना है तो तुम कुछ अपनी बॉडी को टॉर्चर कर दो तो आ जाए मुंह पे पेन ना यार। बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल। वो सारी क्राफ्टी चीजें हो जाती है। तो मेरे मेरे मैं बहुत लकी हूँ यार, क्योंकि मैं बैरी से मैंने अंदर से बाहर वाला सीखा था और जी, रिहर्सल्स और वर्कशॉपिंग का इम्पोर्टेंस सीखा था जी। सबसे पहली बार। और राशिद अंसारी करके एक, जो कि फिजिकल बॉडी मूवमेंट और इन सब के उस्ताद हैं, तो उनके साथ भी जब मैं वापस आया था मेलबर्न से, तो उनके साथ 2 ढाई महीने की एक प्रोडक्शन के चलते एक ट्रेनिंग करी हुई थी हमारी, 2.5 3 महीने की। तो वो ये चीज बड़ी अच्छी सिखाई थी उन्होंने कि कभी कभी अगर अंदर नहीं आ रहा हो तो फिर कैसे करें। हम्म। तो फिर वो फिजिकलिटी से इमोट करवाते थे। अच्छा। तो ऑर्गेनिकली यार, अगर तुम ऑनेस्टली कुछ पाना चाहते हो ना, तो रास्ते खुलते रहते हैं आई थिंक, और कुछ है नहीं, बस मैजिकली है, लाइफ मैजिकल है। और टफ है, और टफ होनी भी चाहिए, आसान नहीं होनी चाहिए। सर सपोज ऐसा कोई इमोशन है जो हम ज्यादा व्यक्त नहीं करते एज अ पर्सन, तो उसको कैसे आप मास्टर करते? सपोज कोई इंसान ज्यादा गुस्सा नहीं करता, कभी गुस्सा ही नहीं करता, वो हम्म अपने अंदर गुस्सा कैसे लाए? ढूंढना पड़ेगा यार कि तुम्हें किस चीज से गुस्सा आता है। जी, गुस्सा तो आता है सबको ना, रोक जी, लेते जी। हैं ना, वो हाँ। अलग कैपेबिलिटी होती है रोकने की जी, जी, लोगों जी, के जी। पास। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। वो कैपेबिलिटी को तोड़ना है तुम्हें। जी, अगर अगर बिल्कुल, बिल्कुल। किसी भी इंसान को जो कि एकदम सीधे से चला है लाइफ में, कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं किया, तो वो उसके अंदर एक कमाल की कैपेबिलिटी है कि वो हम्म। चिल्लाने से पहले, उस पॉइंट से पहले रोक लेता है अपने आप। कुछ सोचता है वो दिमाग में जिसकी वजह से उसका वो चिल्लाना नहीं होता है। हम्म। कुछ लोग होते हैं जो वो पॉइंट को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, या वो थॉट को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, और वो आउटबर्स्ट में चले जाते जी, हैं। जी। तो आपको अपने, अगर आप ज्यादा गुस्सैल नहीं हो, आप ज्यादा इंटेंस नहीं हो, या आप फनी नहीं हो ज्यादा, या ये सारी जितनी भी एडजेक्टिव्स हैं, जितनी भी हाँ। क्वालिटीज हैं ये, जी। या ट्रेट्स हैं, सॉरी, तो वो ट्रेट आपके अंदर क्यों है? तो अगर वो क्यों मिल जाएगा तो आप उसको हटा सकते हो ना, काम करते हुए। सर आपकी फिल्म तितली के बारे में बात करते हो, वो काफी स्पेशल फिल्म है आपके करियर की, जो गुड है। कान में प्रीमियर हुई थी और दिबाकर बनर्जी और वायरफ के प्रोडक्शन से थे। इसलिए ही स्पेशल नहीं है, बट वो फिल्म ही बहुत स्पेशल है यार। जी, मैं उसी के बारे में उसका सर प्रेप कैसे होता है सर ऐसी फिल्म का? कितना स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट है? कितने हद तक स्क्रिप्ट लिखी गई थी और कितने डायलॉग्स आप लोग के खुद के इम्प्रोवाइज्ड हैं? क्योंकि सीन्स इतने रियल लगते हैं। सो मतलब ऐसा फील होता है कि इट कांट बी जस्ट डायलॉग्स बीइंग स्पोकन आउट। इट्स यार वो फिल्म जो है, वो उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है ना, वो जाता है कनू बहल, जिन्होंने डायरेक्ट करी थी, जी, फिर अतुल मोंगिया जी को, फिर वो सारी टीम को जो कि बिहाइंड द कैमरा थी। सिद्धार्थ दीवान कैमरामैन थे, डीओपी थे, और आर्ट वालों को, सबको यार, सबको, क्योंकि वो वो हमको, इन लोगों ने एक्टर्स को उस दुनिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जैसा कि होना चाहिए। और इतनी हेल्प होती है उससे एक्टर्स की कि हम लोग वैसे ही गर्मी में रह रहे थे। बहुत लग रहा था इनिशियली काफी दिनों तक कि मतलब क्या है, मतलब कैसे रह रहे हैं यार, कहाँ रह रहे हैं, कैसे शूट कर रहे हैं, मतलब ये कोई तरीका है, मतलब ये कैसे थोड़ी ना होती शूटिंग, ये वो चल रहा था दिमाग में। बट थोड़े टाइम के बाद ना आपको समझ में आने लगता है कि जिन लोगों को आप प्ले कर रहे हो वो ऐसे ही रहते हैं। तो
इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है ऑनेस्ट होने का कि आपको आपकी जो टीम है आपके सपोर्ट में, डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम, फोटोग्राफी की टीम, कि वो आपको वो प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप जाओ वहां, क्योंकि बहुत सारे कामों में वो प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया जाता, यू नो। तो और वो ऐसा नहीं कि वो कोई गलत है ऐसा ये, बट वहां पे हमको ये मौका मिला और वो मौका कॉन्शियसली डायरेक्शन टीम ने दिया हम लोगों को, भले कि हम लोगों को बुरा लगे कि अच्छा लगे। जी तो आई थिंक उस चीज ने ना एक्टर्स को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसने प्रोडक्शन को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। और फिर जब हम लोग सीन में घुसते थे तो बहुत इम्प्रोवाइजेशन होता था, फ्रेमवर्क में रहते थे बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कनू का इनिशियली फियर भी यही था जब नई स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि स्क्रिप्ट बहुत सिंपल है, ड्रामा क्रिएट करना है और ऑनेस्ट ड्रामा क्रिएट करना है। तो अगर आप सिर्फ तितली की स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं ऐसा कि अगर आपने तितली फिल्म नहीं देखी और सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ी है जी तो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी फिल्म बनेगी। अच्छा बहुत अगर आप तितली की सिर्फ प्रोडक्शन देखो और जो बातें हो रही है उसके अंदर, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत सिंपल है। ऐसा लगेगा कि वो जो साथ में जो एक मिडिल क्लास फैमिली रहती थी वैसे लोग हैं नॉर्मल। और कुछ 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 भी ऐसा उसके अंदर नहीं था स्क्रिप्ट के अंदर जो कि डायलॉग हो और मतलब परफॉर्मेंस हो रही है परफॉर्मेंस हो उसके अंदर और जी ये हो है वो हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और एंड आई थिंक दैट इज एंड ही कनू was very very honest and organic and very truthful to what he had thought in his mind, और वो उसको उतार पाया और इसीलिए वो फिल्म स्पेशल है यार। बहुत ऑनेस्ट फिल्म है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट फिल्म है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी आप इतने सारे ओटीटीज में तो वेब सीरीज कर रहे हैं एंड देखा जाए तो आप जैसे बोल रहे थे काफी कैरेक्टर्स आप रिपीटेड मतलब आप क्राइम रिलेटेड कैरेक्टर्स कर रहे हैं, बट एक शॉर्ट फिल्म की मैं बात करना चाहूंगा, द अफेयर जो आपने किया था दृश्यम प्रोडक्शंस का, उसमें आपका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है इन सब इस जोन से जो अभी आप सीरीज में कर रहे हैं। तो ऐसे मैं वैसा भी हूँ यार, यही तो है, बिल्कुल यही तो है। वही मैं आपको पूछना चाह रहा था कि ऐसे कैरेक्टर्स में कब दिखेंगे और आने वाले काम में स्वीट हस्बैंड जो आप प्ले यार करते मैं हैं इसमें। ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और मेरे लिए बड़ा जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे मेरे लिए बड़ा एडवांटेजेस भी हो सकता है। तो इसका जवाब ये है यार कि जो भी मुझे फिल्म में काम मिल रहे थे इंटेंस, वो तो मिल ही रहे थे। अब क्या मरता क्या नहीं करता, बेगर्स कांट बी चूजर्स, और अच्छे काम मिले थे, अच्छे लोगों के साथ मिल रहे थे। तो मैं उनको मना नहीं कर सकता, तो कोई रीजन नहीं था मेरे पास मना। बिल्कुल लेकिन क्या है कि अंदर से क्या है कि थोड़ा इंटेंस 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 करते करते ना मैं भी थोड़ा सा उकता रहा था। तो मैं कभी एड्स नहीं करता था, एडवर्टीजमेंट्स नहीं करता था। ओके तो मैंने एडवर्टीजमेंट जब करने शुरू किए तो मुझे बिल्कुल ही ऑपोजिट उसके ना उसमें काम करने को मिलता है। अच्छा वो वो इतना सेटिस्फाइंग नहीं होता है एड फिल्म में काम करना, बट मेरे को लकली बड़े अच्छे अच्छे एक्टिंग ओरिएंटेड एड्स मिले यार। मुझे बड़ा मजा आया वो एड करने में, बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ। तब उसमें क्या है कि किसी का बड़ा क्यूट सा पति बनाऊं, किसी का बाप बनाऊं, किसी का भाई बनाऊं, ये वो। तो मैं एड्स फिर मैंने करने शुरू कर दिए कि यार मतलब ठीक है, तुम लोग मुझे इस वाली दुनिया में, फिल्म की दुनिया में या इस तरीके की दुनिया में नहीं देख पा रहे हो जी कि मैं ये भी कर सकता हूँ। हाँ तो हाँ मैं बना रहा हूँ अपनी शोरील, यार इसको देखते क्यों नहीं हो यार, ये भी कर सकता हूँ। जी तो आई जी थिंक मुझे नहीं पता कि हार्दिक मेहता वाज जी द डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टर फॉर शॉर्ट द फिल्म अफेयर। या तो मुझे नहीं पता उसको क्या लगा यार कि उसने मेरे को फोन किया, एक दिन उसने बोला आप करो ये। तो देखी मैंने ये, तो मुझे बड़ा मजा आया यार। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो करने में, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ना हार्दिक भी उसी जोन में लगा मुझे जैसे जैसे कनू है। जैसे कनू ने जिस जिस ऑनेस्टी से और ऑर्गेनिकनेस से तितली बनाई थी ना, जी तो हार्दिक का भी जोन मुझे वही लगा। मुझे लगा यार ये कुछ सही बनेगी ये फिल्म। और बड़ी अच्छी लगी लोगों को यार, मुझे भी बहुत अच्छी बिल्कुल लगी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल तो हाँ, ये
मतलब मैं आपके मीडियम से लोगों से बोलना चाहूंगा कि ये सब भी कर लेता हूँ मैं यार, ये तो काम भाई, मतलब जी शरीफ बिल्कुल। शरीफ आदमी भी बन शरीफ आदमी बन सकता हूँ। और जिन्होंने वो शॉर्ट फिल्म नहीं देखी वो जाके प्लीज देखिए, यूट्यूब पे है, दृश्यम फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे है, द अफेयर, डायरेक्टेड बाय हार्दिक मेहता, जिन्होंने अभी कामयाब डायरेक्ट की थी। और जो और बाय द वे जो मेरी उसमें बीवी को बनी एक्टर है जी खुशबू, खुशबू। बहुत बहुत बढ़िया है वो, खुशबू हाँ, जी बहुत बढ़िया है वो भी, उनकी बहुत भी बढ़िया। एक और शॉर्ट फिल्म है सर्वगुण संपन्न, वो भी देखिए जाके, हमारा मूवी चैनल पे है। सब अच्छा सब कुछ मैं प्रमोट देखता हूँ, करते मैंने देखी हैं। तो सर करना अभी चाहिए यार, ये सब जी चीजें प्रमोट करनी चाहिए। बिल्कुल, अभी आपके और आगे आने वाले क्या क्या काम है सर? मतलब हमें कुछ ऐसा स्कूप मिल सकता है, मिर्जापुर 2 कब रिलीज हो रही है, क्योंकि सबको जानना है। और इनसाइड एज देख 3 मिर्जापुर 2 जो है वो, जो लास्ट मुझे पता है वो पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में था, और आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक था वो, बट अब पता नहीं उसका क्या स्टेटस है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ज्यादा उसके बारे में अलाउड है मुझे बात करना, बट अभी तो यार सब कुछ जो है वो बड़े स्टैंड स्टिल मोड पे है, जो भी बिल्कुल। टाइम्स में हम लोग रह रहे हैं, तो अब वो कब क्या रिलीज होगा तो किसी को कोई आइडिया नहीं, जिन्होंने बनाया शायद उनको भी नहीं, हम्म, तो कहना मुश्किल है, बट हाँ इनसाइड एज है, मिर्जापुर है, फिर मैंने हॉटस्टार के साथ अभी हॉस्टेजेस सीजन 2 किया, वो ओके। सब है, और यही तीन तीन मेन चीजें तो यही है। ये सर कोई भी प्रोजेक्ट है जो अभी लॉकडाउन के मतलब वक्त ही रिलीज होने वाला है, क्योंकि अभी काफी शोज रिलीज किए जा रहे हैं, काफी फिल्म्स, डिजिटल फिल्म्स आ रही हैं। यार मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ओके। क्या है कि अब बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हो गए हैं सभी ना, क्योंकि जी कुछ जी। पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर हम बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स हमें अभी देख रहे होंगे सर, आप कुछ बता सकते हैं कि अभी क्या पढ़ सकते हैं या क्या देख सकते हैं, या ऐसे कोई यूट्यूब चैनल्स है जो एक्टर्स के लिए काफी यूजफुल निकले, ऐसा कुछ? बहुत ही बोरिंग और क्लीशे साउंड कहूंगा मैं यार, बट मेरे ख्याल से ना ये जो लॉकडाउन हुआ है ना दोस्त, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने आप को पढ़ने की, सच्ची बता रहा अपने आप को पढ़ने के लिए? हूँ। हाँ ये देखना और दूसरों की किताबें पढ़ना और ये पढ़ना, ये सब बहुत अच्छा है, ये आपको हम्म एक्सपोजर मिलता है, आप दूसरों की, समझ रहे हो, आपका दिमाग खुलता है, हम्म। बट हम लोग ना यार ये अंदर जाना ना भूल गए हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये अपने अपने साथ रहो, छोटी छोटी चीजें करो, बर्तन भी ऐसे मांजो कि मतलब तुमसे अच्छा बर्तन ना मांज सके कोई क्या लाइफ में, बात है! समझ रहे हो ना, ये डिटेलिंग में जाओ, डब्बी जी खोलो बिल्कुल। ना तो मतलब दिखना चाहिए तुम्हें उसका मैकेनिज्म, और अपना हाथ की मसल की कैसे खुलती है जो डिब्बी। छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते रोज, वो अभी हम हाँ जो कि कर मतलब सकते हैं। ऐसी चली जाती है ना, तो जी आई थिंक उन सब चीज, कोई स्किल सेट अपना बनाओ, गिटार विटार सीखो कुछ, मुझ बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मेरे को बड़ा मन है कि मैं मतलब ना कारपेंट्री सीखूं, अभी बॉम्बे में कोई कारपेंट्री का स्कूल ही नहीं है, मतलब इमेजिन कि इतना बड़ा शहर है यार, और कोई ऐसा प्रॉपर हार्डकोर कारपेंट्री का कोई कोर्स ही नहीं है, मतलब आई फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन क्रेविंग टू वर्क विद माय हैंड्स, वी फॉरगॉटन टू वर्क विद आवर हैंड्स, और बहुत जरूरी है यार वो, मतलब आई थिंक कि स्किल सेट कोई सीखना बहुत जरूरी है। सर आप का मैं फेसबुक देख रहा था, तो यू हैड शेयर्ड ए वीडियो अबाउट एक्टिंग फ्यू डेज बैक, जहाँ पे बोला जा रहा है, आपने भी बोला है कि इट्स अबाउट बीइंग वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और ऑन वल्नरेबिलिटी, स्टेज। सो हाउ एग्जैक्टली डू यू बी वल्नरेबल? कोई एक्सरसाइज है जो आप करते हैं टू लेट योरसेल्फ गो, समथिंग लाइक दैट? लाइफ में होना पड़ेगा तुम्हें इसे, लाइफ में होना पड़ेगा। अब वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी ये है कि तुमने कुछ गलत भी कर दिया ना तो तुम्हारे पास साहस है उसको बोलने का सबके सामने, ठीक है वंडरफुल। ना, तो और ज्यादा पी ली किसी दिन और रोना आ रहा है किसी बात पे, तो बात बोल के रो भी दिए किसी के भी सामने, तो वल्नरेबिलिटी एक किस्म की बेशर्मी है, आप बेशरम हो, आप ना अननेसेसरली चीजों को छुपाने में नहीं लगे हो, खजाने में, बिल्कुल ठीक है ना, तो बिल्कुल। आप बेसिकली जो भी, ये मुझे नसीर साहब ने हिदायत दी थी, मुझे अब समझ में आई जाके कि जो भी आप जो भी आप देखते हो ना अपने आप को स्क्रीन के लिए करते हुए, देखते हो अपने आप को कि मैं ये काश ये कर पाऊँ वो कर पाऊँ, रियल लाइफ में इम्बाइब करना जरूरी है, क्या बात है! बहुत खूब बहुत खूब। वरना वरना एक दिन में वरना नहीं मैं आएगा तो, वो। हाँ वो ये कुछ, और अगर आप कुछ इसका कोई टूल भी ढूंढ लेते हो तो वो टूल भी यही है यार,
वो टूल भी यही है। आप इसीलिए मैं वो इनवर्ट जाने का जो बोल रहा हूँ, बैठो अपने साथ अकेले, आप अपने जी दिमाग में जाओ, ढूंढो ये सारी बातें कि मुझे मुझे वो क्यों खराब लगा था उस दिन, है ना। मुझे इट्स लाइक सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मुझे मेरे मेरे बाप से क्यों नहीं बनती है, या मतलब मेरी उससे हाउ उस दिन ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। ये कहा सुनी क्यों हो गई। और अगर रोना आ रहा है तो उसको रो, फिर वो रो के अपने आप को ऑब्जर्व करो। ये सब करना पड़ेगा यार, ठीक है ना। यही टूल है ये सब करने का, और कोई तरीका नहीं है। कोई बिल्कुल बिल्कुल। एक्सरसाइज कर, फिर एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो फिर वही है यार, क्राफ्ट। फिर हम्म। क्राफ्ट क्राफ्ट तो यार फिर क्लेवरनेस है ना, क्राफ्ट इज यू आर बीइंग क्लेवर, यू जी नो। जी। तुम कॉम्पिटेंट एक्टर तो बन गए, लेकिन फिर वही बात है, बहुत बहुत बड़े एक्टर अभी गुजर गए हैं, जिसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। और तो क्राफ्ट से ऊपर फिर इरफान खान है, समझ रहे हो ना? फिर वो इरफान खान बनने के लिए वो लाइफ में ही वैसे रहना पड़ेगा, जैसे ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ऑर्गेनिक रहना। तो जो भी आप अपने आप को सोचते हो, सपना लेते हो कि यार मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा स्क्रीन पे, वो आपको लाइफ में करना पड़ेगा, वरना और कोई तरीका नहीं। अल्टीमेटली इट्स अन्य- गोइंग टू द मेथड इन लाइफ। हाँ, हाँ, मेथड इन लाइफ, क्योंकि यार दोस्त ये ना संन्यास है। ये जो अगर आप एक्टर बनना चाहते हो ना, तो हम्म। फिर ये संन्यास है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर आपको लाइफ ही अपनी वैसी करनी जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम है। अंत जी, भी तक बहुत पहुंच अच्छा चुके, लगा, इतना कुछ बहुत सीखने को अच्छा लगा मिला। मुझे, इतने सारा ज्ञान फैला है जो। नहीं सर, मुझे बहुत ये अच्छा लगा। मैं सोच के ही बैठा था इतने सब कुछ मैं आपसे पूछूंगा। जो आपका थैंक यू यार। एक्सपीरियंस है, इतने साल के डेडिकेशन है, वो सब दिख रहा है सब कुछ। इतना सब कुछ आपने हमें बोल के इंस्पायर किया, थैंक यू सो मच। बस जाने से थैंक यू। पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, हमारे हम्म हमारी जो ऑडियंस है उनसे आपको हम्म। कहना है कि हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बट इन द स्टाइल ऑफ देवेंद्र मिश्रा। एंड वो जो प्यारा सा शब्द आप कहते हैं प्रशांत कनौजिया को, वो भी यूज करना है प्लीज सर। अरे यार, गाली वाली में तो यार, कोई प्यारा सा दिक्कत नहीं है शब्द। सर, दिस डिजिटल, इट्स इट्स फाइन, प्लीज सर। हाँ, देखो वे, तुम सारे जितने भी सुन रहे हो, डिजिटल कमेंट्री करके एक है चैनल, सब्सक्राइब कर लो उसको, वरना पिछवाड़ा व्यक्ति लात मारेंगे, सूझ सूझ के आलू बुखारा हो जाएगा, समझे? क्या समझे? थैंक यू ओके सो मच ब्रदर, सर, थैंक यू सो मच सर, स्टे बाय सेफ, ऑल द बेस्ट सर, थैंक बाय यू, टेक केयर सर, बाय। थैंक यू थैंक यू। बाय।